हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलियोस एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। गैल्वेनिक सेल पूरा कंप्लीट हो चुका था, अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे और उसमें एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फैराडेज लॉ के बारे में आज जानेंगे। क्लियर बच्चों? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नस्ट इक्वेशन से। नस्ट बच्चों, नस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ें उससे पहले हमने सीखा था कि कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का कैलकुलेट जो ई नॉट सेल था, इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था। हमने बताया था कि हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग कंसीडर करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, और इसका अच्छा सा फार्मूला बना था ई नॉट सेल इज इक्वल टू, तो हमने क्या पढ़ाया था बच्चों, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, यही तो फार्मूला पढ़ा था। तो बच्चों, ये जो कंडीशन थी वो स्टैंडर्ड कंडीशन पर था। ये फार्मूला कब अप्लाई हो रहा था? स्टैंडर्ड कंडीशन पर, या जो ये इसके इंडिविजुअल रिडक्शन पोटेंशियल आए थे वो स्टैंडर्ड कंडीशन पर। बच्चों, स्टैंडर्ड कंडीशन पर होते थे जब कंसंट्रेशन 1 मोलर था। कंसंट्रेशन जब 1 मोलर मतलब यूनिटी था। लेकिन बच्चों, अगर कभी हमसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल किसी भी कंसंट्रेशन पर पूछते तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसी के लिए है नस्ट इक्वेशन। क्लियर? तो नस्ट इक्वेशन में क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी कंसंट्रेशन पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चों, यहां पर क्या लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन we can find out electrode potential at any concentration। बस बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसी भी कंसंट्रेशन पर अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? नस्ट इक्वेशन बच्चों पी ऑन लगा देना इसमें, नस्ट इक्वेशन। क्लियर? चलो, अब ये नस्ट इक्वेशन क्या होता है ना, उसके बारे में जानेंगे। नस्ट इक्वेशन के बारे में नस्ट इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जो नस्ट इक्वेशन होती है बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे हमारे पास मान लो एक रिएक्शन लेते हैं, ये हमारे पास मान लो कोई रिएक्शन है। क्लियर? ये हमारे पास कोई रिएक्शन है और यहाँ से जो ये मान लो रिएक्टेंट हो गया, इधर प्रोडक्ट बन रहा है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर? और बच्चों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, सपोज कर लो कि यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्लियर? तो अगर हमारे पास कोई एक, ये एग्जाम्पल हो गया, एक पर्टिकुलर हमने रिएक्शन मान लो कंसीडर कर लिया हाइपोथेटिकल, तो यहाँ पे अगर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, क्लियर, और यहाँ पे बोलो इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हमने मान लिया, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे नस्ट इक्वेशन कैसे लगाएंगे, तो उसी को अच्छे से सीखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे नस्ट इक्वेशन इसके लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ाया ई सेल कैलकुलेट करते हैं। ई सेल मतलब किसी भी कंसंट्रेशन पर, तो यहाँ पे बच्चों नस्ट इक्वेशन हो जाता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ई नॉट सेल में से माइनस कर देंगे आर टी एन एफ एल एन क्यू सी। ये बहुत प्यारी सी इक्वेशन निकल के आई है, इसी का नाम होता है बच्चों नस्ट इक्वेशन। क्लियर? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू सी। क्लियर? यही नस्ट इक्वेशन होती है और इसी नस्ट इक्वेशन की हेल्प से हम लोग सब कुछ करेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों? चलो, अब यहाँ पे वन बाय वन सारी टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, किसमें जो जो वर्ड यूज किए गए। बच्चों, सबसे पहले ई नॉट सेल की बात करें तो
तो ई नॉट सेल अभी हमने फार्मूला पढ़ाया है ना, ई नॉट सेल हमेशा बोलो उसी फार्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना, जो भी हमने पढ़ाया। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड कर देंगे। आर क्या है यहाँ पे बच्चों, आर जो होता है ये गैस कांस्टेंट होता है, क्लियर, और इसकी वैल्यू सबको पता है कितना होता है 8.314 जूल बोलो केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। दूसरा यहाँ पे बच्चों टी टेम्परेचर हो जाएगा, है ना, टी क्या है, टेम्परेचर है, जिसकी वैल्यू हमने बताया था टेम्परेचर 298 केल्विन ले लेंगे या 25 डिग्री सेल्सियस। बच्चों एन क्या है, तो एन यहाँ पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जैसे कोई मान लो रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन थी, इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो रहा है, एन इलेक्ट्रॉन। अब कंफ्यूजन हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कब देखेंगे, जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में या रिडक्शन में। तो बच्चों चाहे ऑक्सीडेशन में देखो चाहे रिडक्शन में, हमेशा तो जितना ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही तो गेन करेगा, तो इक्वल होता है, क्लियर। इसीलिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एन बोल दिया है। तो ये चीज जो है बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा किसी के भी रिस्पेक्ट में, क्लियर। चलो चाहे कैथोड के रिस्पेक्ट में देख लेना चाहे एनोड के रिस्पेक्ट में देख लेना, तो एन हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों क्या बचा, एफ। एफ क्या है उसको समझो अच्छे से। एफ जो होता है इसको बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट, क्लियर। अभी इसके बारे में बच्चों हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे जब फैराडे लॉ पढ़ेंगे, फैराडे कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। अभी इतना जान लो 96500 कूलम पर मोल, कूलम पर मोल, क्लियर। तो ये कैसे आया कूलम पर मोल, अभी हम आगे अच्छे से सिखाते हैं इसके बारे में। तो फैराडे कांस्टेंट 96500 ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, हम लोग न्यूमेरिकल में इतना ही रखेंगे। उसके अलावा बच्चों क्या बचा, एल क्यूसी। अब एल क्या है, तो एल के बारे में सब लोग को पता होगा बच्चों। एल क्या होता है, इधर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। एल जो होता है इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, क्लियर। और एल नेचुरल लॉगरिथम है तो इसका जो होता है 2.303 लॉग की बेस 10 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2.303 लॉग का बेस 10, क्लियर। ये नेचुरल लॉगरिथम इसका हो गया। अब बच्चों यार क्यूसी बचा, क्यूसी क्या होता है, तो क्यूसी जो होता है उसको अच्छे से समझो बच्चों। हम लोग 11th वाले क्लास में थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स भूल दिया, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था केसी, है ना। उसी से मिलता जुलता क्यूसी होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो केसी होता है वो इक्विलिब्रियम पर होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई है तो उसके लिए हम लोग केसी यूज करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन बच्चों अगर हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ना पहुंची हो, क्लियर, वो उससे हो सकता है पीछे हो, बैक में हो या ज्यादा हो, तो उसके केस में क्या हो जाता है, क्यूसी वर्ड आ जाता है। क्यूसी मतलब किसी भी कंडीशन पर हो जाएगा, क्लियर। और केसी केवल इक्विलिब्रियम पर होता है तो क्यूसी हो जाता है। इसका नाम होता है रिएक्शन क्वाइसेंट। क्या नाम होता है, रिएक्शन क्वाइसेंट। और बच्चों क्यूसी का भी फार्मूला सेम होता है, फार्मूला दोनों का, केसी का और क्यूसी का सेम होता है। जैसे केसी का फार्मूला हमने पढ़ के आया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वैसे बच्चों यहाँ पर भी हो जाएगा क्यूसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही हो जाएगा। फार्मूला दोनों में सेम है, बस क्यूसी याद रखना, रिएक्शन क्वाइसेंट जब रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम पे ना हो। तो ये हमने डिटेल में सारी चीजों के बारे में पढ़ा दिया बच्चों। अच्छा क्यूसी जैसे इस रिएक्शन के लिए हम क्यूसी फाइंड आउट करें, क्लियर। तो इसके लिए क्यूसी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे चूंकि देखो बच्चों हमने रिएक्शन हाइपोथेटिकल ले रखा है तो कुछ भी मेंशन नहीं किया स्टेट वगैरह, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे तो हम लोग इक्विलिब्रियम में एक बेसिक पॉइंट और पढ़ के आए कि हमेशा याद रखना जब कभी सॉलिड की बात होगी तो सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 माना जाता है। कितना माना जाता है, 1, क्लियर। उसके केस में तो उसको चाहे मेंशन करें चाहे ना करें। वैसे तो यहाँ पे चलो अभी कुछ नहीं मेंशन है, तो क्यूसी इज इक्वल टू इस रिएक्शन के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यही हो जाता है। और बच्चों यहाँ पे जो ये आगे लिखा होता है ये, इसको हम लोग क्या पढ़े हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट में इसको हम लोग बोलो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पढ़े थे,
है ना। तो यहाँ पे स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या बैलेंसिंग कोएफिशिएंट जो होता है वो हमेशा याद रखना, ये जो यहाँ पे जो लिखा होगा ये कंसंट्रेशन हो जाएगा और ये जो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट होगा वो उसकी पावर में चला जाएगा, हमेशा कहाँ चला जाएगा, पावर में। क्लियर। तो इसके लिए क्यूसी क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो बच्चों यहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, सी है, कैपिटल सी, है ना, और इसकी पावर स्मॉल सी, और क्या है कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी, ये हो जाएगा। और रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा, ए, और इसकी पावर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, इसकी पावर स्मॉल डी। बच्चों ये बहुत आसान है, अभी हम अप्लाई करेंगे तो बता देंगे। बस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये बातें हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। जिसे नहीं समझ में आया वो इतना समझ ले कि ये वाला टर्म जो होता है उसको बॉक्स में लिखते हैं और ये जो इसके आगे लिखा होता है बैलेंसिंग कोएफिशिएंट वो पावर बन जाता है। क्लियर। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, और इसके केस में सॉलिड का याद रख लो, सॉलिड और लिक्विड के केस में 1 लेते हैं। कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, लेकिन एक्वस को कंसीडर करेंगे। क्लियर। तो ये चीज हो जाएगा हमारे पास पूरा नस्ट इक्वेशन के बारे में। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों ये जो हमारे पास इक्वेशन बन के आई है, अब देखो हम लोग तो ऐसे नस्ट इक्वेशन इसी फॉर्म में याद करेंगे अगर एग्जाम में जैसे भी होगा, लेकिन अगर कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे आएगा तो हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं बताना सब लोग। देखो यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। टी की वैल्यू भी क्या है भाई, टेम्परेचर ले लिया है 298 केल्विन, और यह भी कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर। और यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम में 2.303 ये भी कांस्टेंट ही है ना। तो बच्चों अगर इन सब की वैल्यू यहाँ पे रख दे, क्लियर, तो यहाँ पे जब इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास एक और अनदर नस्ट इक्वेशन आ जाएगी जो न्यूमेरिकल में बहुत मदद करेगी। वहां पे हो जाएगा, याद कर लो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस। अब यहाँ पे जब सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.059, और यहाँ पे क्या बचा, बोलो, केवल एन बचा है, एन हो जाएगा। क्लियर। और इधर क्या बचा है, तो एल की जगह हमने 2.303 लॉग रख दिया है, तो यहाँ सिर्फ लॉग, है ना, और क्यूसी, 10 तो लिखते नहीं है, तो ये चीज हो जाएगा। ये हमारे पास में शॉर्टेस्ट फॉर्म में नस्ट इक्वेशन आ गई जो हम लोग न्यूमेरिकल के लिए याद रखेंगे। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल के लिए बस हमें सिर्फ इतना याद रखना, 0.059। कभी कभी हम लोग देखो ऐसे तो जब केसी का केस आएगा तो एग्जैक्ट यही रखना पड़ेगा, लेकिन जनरली इसको 0.06 मान के भी न्यूमेरिकल में कर लेंगे। क्लियर। तो ये चीज हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया, हमने सारी चीजें अच्छे से समझा दी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्लियर बच्चों। तो बच्चों हम लोग को नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने यहाँ नोट कर दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले बेसिक पॉइंट और पढ़ा दे रहे हैं। जैसे बच्चों नॉर्मली हमारे पास मान लो ये रिएक्शन आ गई, हमने पिछली क्लास में इस रिएक्शन के बारे में चर्चा किया था कि हमारे पास मान लो कोई, बोलो, यहाँ पे मेटल आयन है। क्लियर। और यहाँ पे चार्ज एन प्लस है, तो ये क्या कर देगा, मान लो इसका रिडक्शन कराना है तो इसने एन इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और ये रिड्यूस हो गया मेटल में। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, सबको दिख रहा है अच्छे से। अब इसका अगर हमें पोटेंशियल निकालना है किसी भी कंसंट्रेशन पर, इस पे कैसे नस्ट इक्वेशन लगाएंगे, मतलब पर्टिकुलर, वो तो ई सेल का फार्मूला तो याद कर लिया, लेकिन अगर हमारे पास पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड आ जाए तो कैसे नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, तो वो भी समझ लो आसान से। बच्चों कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या याद रखो कि यहाँ पे हमें ई निकालना है किसी भी कंसंट्रेशन पर, तो यहाँ पे ई रिडक्शन पोटेंशियल है। अब सब लोग जल्दी से बोलो, ये सिंबल हमें अच्छे से क्लियर हो गया ना। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, ये अगर लिखा है तो रिडक्शन पोटेंशियल, देखो यहाँ पे नॉट नहीं लगा, मतलब किसी भी कंसंट्रेशन पर, तो यहाँ पे बच्चों सिंपल कर दो, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल फिक्स वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो जाएगा, ये किसी भी कंसंट्रेशन पर हो जाएगा। बाकी बच्चों कुछ नहीं करना, यहाँ पे सब कुछ सेम हो जाएगा, फिर माइनस कर देंगे 0.059, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे n हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग। अब देखो QC, इसके लिए QC क्या लिखेंगे, तो अनदर इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे क्या है, QC इज इक्वल टू, हमने बताया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ हमारा प्रोडक्ट क्या है, सॉलिड है। क्लियर। यहाँ पे कोई स्टेट मेंशन नहीं, मतलब सॉलिड है। क्लियर। यहाँ पे सॉलिड लिखा रहेगा वैसे, तो ये चीज है। तो बच्चों ये प्रोडक्ट हमारा सॉलिड हो गया। अब इसकी कंसंट्रेशन ना लिखो, कुछ करना करो, 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखो इसका रिएक्टेंट आयनिक फॉर्म में, क्या इसके आगे कोई बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है, 1 लिखा है, तो पावर में कुछ नहीं होना है। क्लियर। तो इसकी कंसंट्रेशन बच्चों ऐसे लिख देंगे, यही तो हो जाएगी। बताओ कितना आसान है। तो QC इज इक्वल टू ये लिख देंगे, तो यहाँ पे बच्चों 1 अपान, बोलो क्या हो जाएगा,
m प्लस m। बताओ, यही तो कर देंगे और ये हमारे पास में इसका नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। और ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी कंसंट्रेशन पर फाइंड। ऐसे बच्चों यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल इसका निकाल लिया, किसी का भी कर सकते हो, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का। और वैसे तो क्वेश्चन वाले कभी याद रखो, अगर हमसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछे तो हमेशा बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया करो, और उसके लिए जो ब्रह्मास्त्र हमने बता के रखा था बस साइन चेंज कर दो, है ना, तो तुम्हारे पास वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है। अब देखो लिखा है कैलकुलेट, अब इसमें क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे देखो ये हमें कैलकुलेट करना है, क्लियर। अब यहाँ पे बच्चों ये क्या हो रहा है, 0 से +2 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमें कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्लियर। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, लेकिन हमने क्या बताया, पहले हम रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसमें साइन चेंज करके उसको रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बना लेंगे, क्लियर। ये आसान होता है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। एट 0.0, और ऐसे करने के लिए उस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये आसान होता है इसलिए। अब देखो इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे मेंशन कर दी है बच्चों, कितना है 0.01 मोलर, है ना, तो ये कंसंट्रेशन हो गया, कॉपर आयन का कंसंट्रेशन दे रखा है। अब इसकी जो है हाफ गिवन है यहाँ पे, ये क्या दिया हुआ देखो, ये +2 से 0 हो रहा है, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, चाहे इस रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बदल लो, चेंज करके यहाँ पे साइन लगा के, और फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लो नेक्स्ट इक्वेशन से, या यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लो नेक्स्ट इक्वेशन से, फिर साइन चेंज कर दो, अपना आंसर बता दो। दोनों तरीके से कर सकते हो। जैसे बच्चों यहाँ पे हम पहले रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेते हैं फिर करते हैं। अब यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल जब निकालेंगे इसके लिए, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज हमें दे रखा है कितना 0.34 माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.0, अब इसको 0.06 मान लेंगे, क्लियर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हो रहा है, तो बच्चों यहाँ पे देखो 0 से 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, कितना हो रहा है 2, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, क्लियर। अब यहाँ से इनटू, अब क्या कर दोगे लॉग, अब ये इतना अलग से सॉल्व कर लिया करो, ठीक है ना, तो आसानी से हो जाएगा, इसके नीचे कई सारा सीक्वेंस नहीं बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे लॉग, अब देखो 1 अपान, ठीक है, अब 1 अपान, यहाँ पे बच्चों कंसंट्रेशन तुम्हारे पास कितना दे रखा है, यही तो कंसंट्रेशन है, देख लो सब लोग अच्छे से, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना 0.01 मोलर है, तो रख दो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 0.01 मोलर, पावर तो 1 ही होगा, क्लियर, तो ये हो जाएगा। और बच्चों इसको याद करो 0.01 को हम लोग कैसे लिख देंगे, तो इसको हम लोग 10 की पावर -2 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -2, तो इसको सॉल्व कर लो आगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log इज इक्वल टू 1 अपान 10 की पावर -2, ये हो जाएगा। अब इसको log सॉल्व करना तो सबको आता होगा अच्छे से, क्लियर, तो log का यहाँ फार्मूला लगा दो, log x अपान m वाला, तो क्या हो जाता है log x माइनस log m, तो ऐसे यहाँ पे जब करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x अपान log x 1 अपान log 10 की पावर -2, और log 1 का मान सबको पता होगा 0 होता है, तो इसको पहले कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा log 1 माइनस log 10 की पावर -2, इसका मान बच्चों 0 होता है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्लियर, तो यहाँ पे माइनस कितना आ गया log 10 की पावर -2। अब सबको पता है यहाँ log का फिर से फार्मूला लगा दो, log m की पावर, बोलो log m की पावर x वाला, तो उसके केस में क्या होता है x आगे आ जाता है, ये बात तो बेसिक है, सबको पता होगा, उम्मीद तो यही है, क्लियर, नहीं पता होगा तो हम बाद में सिखा देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है बस पावर जो ऊपर रहेगा वो आगे आ जाएगा, क्लियर, तो यहाँ पे फिर से इसका लगा दोगे तो ये पावर कितना है -2 है, -2 आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 इंटू log 10, और log 10 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है, तो 2 इंटू 1, तो फाइनली इसका कितना आ गया 2 आ गया। बच्चों ये बहुत आसान चीज, बहुत बेसिक चीज होता है, ये लगभग सबको क्लियर होता है, नहीं भी होगा तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 यहाँ पे पुट कर दो, 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना, तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.3, है ना, 0.6 माइनस करके समथिंग जो भी आंसर आएगा देख लेना, 2 है ना 6 4 आ जाएगा। तो बच्चों ये आसान सा स्टेप था, देखो कुछ करना हुआ आसानी से आ गया, और यहाँ पे 0.06 मतलब 0.059 की जगह हमने 0.06 कंसीडर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी है, आसान से लग जाएगा, क्लियर। तो ये आंसर सब लोग कमेंट में करना और इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो बच्चों हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। अच्छा बच्चों, पिछले क्वेश्चन में जो आंसर सबका आया होगा वो कितना आया होगा? 0.28 वोल्ट। ये आंसर होगा? बताओ। नहीं, यहाँ पे बच्चों हमने अभी रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, क्वेश्चन में हमसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा था, तो हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ये आंसर होगा। क्लियर? ये जल्दबाजी में छोटी गलती मत करना। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में आते हैं, तो हमसे जो पूछेगा उसी का आंसर देंगे। चलो, अब हम लोग बच्चों यहाँ पे सारी चीजें नस्ट इक्वेशन से सीख लिया है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब हम लोग यहाँ पे अगली हेडिंग डालते हैं, रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड केसी। अब केसी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी इसी के बारे में चर्चा किया था। तो अगली हेडिंग है बच्चों कि हमारा ई नॉट सेल और केसी में क्या रिलेशन होता है। क्लियर? या नस्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम पर क्या होगी। क्लियर? तो इसके बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। तो ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल और केसी। चलो देखते हैं ये क्या है। देखो बच्चों, जो हमारी नस्ट इक्वेशन थी, अब देखो उससे पहले हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हम अपनी डेनियल सेल को स्टॉप कर दें, है ना, डेनियल सेल को क्या कर दें, उसका स्विच ऑफ कर दें, तो जब डेनियल सेल का स्विच ऑफ करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं इफ स्टॉप द, है ना, रिएक्शन, वही मतलब डेनियल सेल को स्विच ऑफ कर दिया, डेनियल सेल, देन तो क्या होगा। देखो बच्चों, जब उसको स्विच ऑफ करोगे तो इनिशियली, है ना, शुरुआत में क्या होगा, जो तुम्हारे पास जिंक आयन है इसकी कंसंट्रेशन लगातार बढ़ने लगेगी और जो तुम्हारे पास कॉपर आयन है ना, इसको ऐसे ही लिख लो, इसकी कंसंट्रेशन बच्चों घटने लगेगी। इनिशियली यही होगा, जैसे तुमने स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ करने पर क्या होगा, जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन घटने लगेगी। क्लियर? और उसके बाद में क्या होगा, जो तुम्हारा वोल्टेज होगा वो भी घटने लगेगा, ये होगा। और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में देखो क्या होने जा रहा है, यहां पे बोलो जो तुम्हारे पास कंसंट्रेशन था वो तुम्हारा इक्वल हो गया। बोलो कंसंट्रेशन क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। और जो तुम्हारा वोल्टेज है यहाँ पे बच्चों, वोल्टेज जीरो होगा। कंसंट्रेशन इक्वल भी हो सकता है या नो चेंज इन कंसंट्रेशन लिख दो, अच्छा रहेगा, नो चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये कुछ समय के बाद होगा ऐसा। क्लियर? तो ये हमारे पास कंडीशन होती है और ऐसी कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं अब इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं। कहां पे आ गए हैं? इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं। क्लियर बच्चों? अच्छे से समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम। और इसके केस में क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम। याद कर लो, यहाँ पे 3 पॉइंट याद कर लो बस, कभी भी इक्विलिब्रियम पे तुरंत हम लोग, अभी ये 3 पॉइंट याद रहेगा, नस्ट इक्वेशन पे लगाएंगे और हमारे पास ई सेल और केसी में तुरंत रिलेशन आ जाएगा बच्चों। तो 3 पॉइंट होता है। क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम, याद करो अच्छे से, यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का इक्वल हो जाता है रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। पहला काम कि जो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड और रिडक्शन पोटेंशियल एनोड किसी भी कंसंट्रेशन वाला वो इक्वल हो जाता है एट इक्विलिब्रियम। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको याद रखना कि यहाँ पे बोलो दोनों का क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम, ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है? अब दूसरी पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, जो तुम्हारा क्यूसी होता है वो किस में चेंज हो जाता है, केसी में। क्यूसी को, अब जो तुमने रिएक्शन क्वेश्चन पढ़ा था वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाने लगेगा। सिंपल सी बात है। और तीसरा पॉइंट याद कर लो कि सेल जो है स्टॉप हो जाएगा, सेल कार्य करना बंद कर देगा। क्लियर? सेल वर्क स्टॉप या वर्क स्टॉप लिख लो, है ना, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा सेल जो है, सेल का फंक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? तो यही लिख लो, फंक्शन ऑफ सेल स्टॉप हो जाएगा या सेल काम करना बंद कर देगा, फंक्शन ऑफ सेल स्टॉप। यही 3 काम होता है। तो इक्विलिब्रियम पे चलो एक बार बोलो, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड एनोड का इक्वल कर देना, क्यूसी को केसी में बदल देना और सेल तुम्हारा बंद हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम पे होता है। और इस कंडीशन में जो इक्वेशन, अब इसको अप्लाई कर देंगे नस्ट इक्वेशन पे और हम लोग एक नई इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम पढ़ाते हैं।
तो बच्चों हम लोग जो 3 पॉइंट सीखे हैं उसको नेक्स्ट इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म वाला लिखो जो पूरा था आर टी एन एफ एल एन क्यू सी। अब यहाँ पे बच्चों एट इक्विलिब्रियम अभी देखा जब रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का एनोड का इक्वल हो गया तो जाहिर सी बात है अब तुम्हारे पास जो ई सेल होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबको पता है ई सेल कितना हो जाएगा, 0। रीजन बता दिया, रिडक्शन पोटेंशियल। अरे ई सेल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड एनोड वही तो होता है, तो ई सेल तो 0 हो जाएगा जब इक्वल हो गया। क्लियर। और यहाँ पे दूसरी बात क्या कर दो, क्यूसी केसी में चेंज हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे कर दो तो बच्चों अगर ये 0 हो गया तो ये इधर आ चला आ गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस से प्लस में हो जाएगा, इसको इधर कर दोगे तो प्लस हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, आर टी एन एफ। क्लियर। और यहाँ क्या हो जाएगा एल एन के सी। ये बहुत अच्छा एक अनदर इक्वेशन हमारे सामने आ गया है ना। तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड केसी। चाहे ई नॉट सेल के फॉर्म में याद कर लो, चाहे यहाँ से केसी के फॉर्म में याद कर लो, है ना, ये आराम से हो जाएगा। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दो। अब यहाँ पे फर्दर आर टी एन है ना, और इन सबकी वैल्यू पुट कर दो, एल एन को 2.303 में करके। तो यहाँ पे बच्चों क्या बन जाएगा, ये भी याद रखना। और यहाँ पे वैल्यू पुट करके करोगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, अब सबकी वैल्यू रख दोगे तो 0.059 अपॉन एन, और यहाँ क्या हो जाएगा लॉग केसी। ये हमारे पास बन जाएगा। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे याद रखो ये चीज 0.06 मत मानना, उससे गलत हो जाएगा क्योंकि अब केसी केस आ गया, ये लॉग एंटी लॉग वाले में चला जाएगा। क्लियर। जैसे यहाँ पे अगर हमें केसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसे फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं लॉग केसी, है ना, और ये सब इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.059, यही तो हो जाएगा। सबको क्लियर है। अब यहाँ से बच्चों केसी हमें चाहिए तो ये लॉग है ना, तो यहाँ पे क्या करना होता है, लॉग हटाने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग से क्या कर देंगे, बोलो मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो करते हैं। क्लियर। तो इधर से एंटी लॉग, इधर भी एंटी लॉग, और लॉग ने एंटी लॉग को कैंसिल आउट कर दिया तो इधर बच्चों क्या बचता है, जो यहाँ पे बचा है वही हो जाएगा। याद कर लो लॉग एंटी लॉग को क्या करता है, कैंसिल आउट कर देता है, तो यहाँ पे केसी बच जाएगा और इधर एंटी लॉग और ये हो जाएगा। और जब यहाँ पे एंटी लॉग के साथ कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में होती है तो उन सबको 10 की पावर में लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं, 10 की पावर, ये बेसिक मैथमेटिक है, याद रखना। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे केसी इज इक्वल टू, ये सब पावर में चला जाएगा 10 के, तो एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.059, ये हमारे पास केसी निकल के आ गया। क्लियर। तो चाहे ई नॉट सेल पूछ ले चाहे केसी पूछ ले, आराम से कर लोगे। ये बात तो सबको समझ में है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, बस इतना रखना है, दोनों तरफ एंटी लॉग से किया, लॉग ने एंटी लॉग को कैंसिल आउट कर दिया, ये पूरा का पूरा 10 की पावर में चला गया। क्लियर। तो ये केसी इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं अभी। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है ना। अब यहाँ पे कैलकुलेट केसी, क्या कैलकुलेट करना है, केसी ऑफ द रिएक्शन। अब बच्चों ये हमारे सामने रिएक्शन दे रखी है, सब लोग रिएक्शन को देख के समझ गए। यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है बच्चों, बोलो ऑक्सीडेशन। ये मत सोचना कि कॉपर का हमेशा रिडक्शन होगा, देखो जब वो तो डिपेंड करेगा किस मेटल के साथ में। देखो ये सिल्वर के साथ में, और सिल्वर क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है कॉपर से, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, ये कॉपर ऊपर हो जाएगा तो अब इसका ऑक्सीडेशन होगा, सिल्वर का रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखो, तो ये 0 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है ना, तब भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ देख लो Ag प्लस से 0 में जा रहा है, तो सब लोग सोच रहे होंगे 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, तो क्या इसको भूल जाओगे, यहाँ पे बच्चों 1 से 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो 2 से 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब देखो यहाँ से ई सेल हमें दे रखा है क्वेश्चन में, बोलो ई नॉट सेल स्टैंडर्ड दे रखा है, तो यहाँ पे बस तुरंत कर दोगे। अब देखो याद आ गया ना, केसी इज इक्वल टू, हमने सबको 10 की पावर में बेच दिया था, n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.059, यही तो हमारा आया था। क्लियर बच्चों, सबको अच्छे से। ठीक है। अब यहाँ पे देखो केसी इज इक्वल टू 10 की पावर, अब इसको सॉल्व कर लोगे
तो यहाँ पे n कितना है 2 है और ये कितना है 0.46 है। क्लियर? और ये कितना हो जाएगा 0.059। ये ऐसा कुछ आया। क्लियर? तो इसको जब पूरा सॉल्व करोगे बच्चों अच्छे से तुम लोग कर लेना, तो यहाँ पे Kc इज इक्वल टू 10 इंटू 15.6 ये आ जाएगा। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेना, ये 15.6 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, जब ये 2 पॉइंट में आ जाए तो बच्चों इसको बहुत आसान होता है। देख लो, ये एंटी लॉग लेकर के वैसे ही होता है, हमने डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया था, तो एंटी लॉग की टेबल वगैरह से होता है, लेकिन यहाँ पे हम तुम लोग को एक ट्रिक बता दे रहे हैं, तो अप्रॉक्स आंसर आ जाता है और हमारा उससे काम हो जाता है। क्लियर? बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, इसको 10 की पावर 15 इंटू 10 की पावर 0.6 ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं आराम से, है ना। इसको जोड़ोगे तो फिर यही बन जाएगा। सब बच्चों को क्लियर? चलो, अब यहाँ पे बच्चों ये जो 10 की पावर 0.6 है, तो यहाँ पे ये 10 बेस मान लो और 0.6, तो 0.6 किस लॉग का मान होता है वो बताओ सब लोग। तो 0.6 बोलो किसका होता है, तो हमें पता है log 3 का मान कितना होता है, log 2 का मान कितना होता है 0.4 होता है। सबको क्लियर है? क्लियर? log 1 का मान कितना होता है 0 होता है, log 2 का मान कितना होता है 0.4 होता है। ठीक है, यहाँ log 2 का, log 3 का मान कितना होता है 0.48। ठीक है, log 4 का मान कितना होता है 0.6 होता है। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू जो है 0.6 वो अराउंड किसके है, यही log 4 का। सबको क्लियर हो गया अच्छे से? तो यहाँ पे बच्चों ये ट्रिक होता है, जो वैल्यू होती है उसके अराउंड वही मान यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4, तो ये आंसर हो जाएगा अप्रॉक्स में 4 इंटू 10 की पावर 15। ये तुम्हारा केसी आ गया। कोई दिक्कत? केसी ये यूनिट प्लेस होता है, रीजन समझ गया, क्योंकि दोनों कंसंट्रेशन टर्म होते हैं तो उसी से निकलता है। तो ये तुम्हारे सामने केसी बन गया है। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने नस्ट इक्वेशन को अच्छे से सीख लिया, और नस्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है ये बातें समझ ली बच्चों। बस यहाँ पे 2 रिलेशन और पढ़ने हैं। पहला, गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, और दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे 2 फार्मूले और बनेंगे, इसको देखते हैं। देखो बच्चों, अगर हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो हमने अभी दूसरे लेक्चर में अच्छे से क्लियर किया था, पहले लेक्चर में ही पढ़ा दिया था कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो क्या होता है, तो उसकी इक्वेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्लियर? जो सिस्टम की एनर्जी बोलो अवेलेबल होती है वर्क करने के लिए, यही तो समझाया था बच्चों। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते, हमेशा इसका चेंज फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे डेल्टा हो जाएगा आर और जी, इसका क्या नाम होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर रिएक्शन। या किसी भी रिएक्शन के लिए जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होगी उसका सिंबल यही होगा। और ये क्या होता है, तो अभी हमने बताया हमेशा चेंज निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। और ये क्या होता है, तो इसको एक लाइन में बच्चों याद रख लो कि जो डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है, और कोई चीज कम होता है तो हम लोग नेगेटिव साइन लगा देंगे। क्लियर? तो डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, बोलो मैक्सिमम वर्क डन ऑब्टेंड। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वर्क डन ऑब्टेंड, मतलब यहाँ हो जाएगा W मैक्स। बस ये पॉइंट याद रखना कि डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी मैक्सिमम वर्क डन ऑब्टेंड। क्लियर? तो यहाँ से अब इसको फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों वर्क डन का फार्मूला हम लोग ने फिजिक्स में पढ़ रखा है, Q इंटू बी होता है। क्लियर? अच्छा, बी क्या है, पोटेंशियल है। यहाँ पे पोटेंशियल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो हमने देखा। और यहाँ पे क्यू चार्ज जो होता है, चार्ज बच्चों याद कर लो यहाँ पे NF होता है। क्या होता है, NF, है ना। F क्या है, फैराडे कांस्टेंट है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज होता है वो NF होता है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इनटू फैराडे कांस्टेंट, तो ये हो जाता है। क्लियर? तो ये W हो गया। अब इसको इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बोलो NF
इंटू ई। और बच्चों ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग लिए किसका है, सेल का, है ना, ये सेल का हो जाएगा तो ई सेल हो जाएगा। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत, ये तो आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे निगेटिव साइन को उस डायरेक्शन में चेंज कर दो, उससे तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एन एफ ई सेल। ये हमारे सामने इक्वेशन निकल के आ रहा, क्लियर बच्चों। तो डेल्टा जी जो होता है वो क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल होता है। सबको क्लियर हो अच्छे से बच्चों। यहाँ पे अगर हम कंसंट्रेशन फर्दर वही बात, कंसंट्रेशन अगर यूनिटी कर दें, है ना, 1 कर दें, तो ये जो हमारे पास में होगा, ये बोलो क्या किसमें, तो सबको पता है कंसंट्रेशन अगर यूनिटी होगा तो ई सेल किसमें चेंज हो जाएगा, ई नॉट सेल में, क्लियर। ई सेल किसमें चेंज हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे ये डेल्टा जी भी किसमें चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा जी नॉट में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों, इसको सही से लिख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट में। क्यों, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन यूनिटी कर दिया, क्लियर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एफ ई नॉट। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत, ये आसान सी इक्वेशन बन के आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट से, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखना इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों हमारे सामने फाइनली इक्वेशन आया, क्लियर, यही याद रखना है, माइनस एन एफ ई नॉट से। अब देखो यहाँ पे एक नोट पॉइंट डाल के हम लोग समझेंगे, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। थोड़ा सा हम लोग फिर यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे, 11th में हमने पढ़ा। तो यहाँ पे बच्चों जो ये होता है, बोलो क्या, डेल्टा जी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शो करता है, क्या करता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्लियर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शो करता है। और बच्चों ये जो होता है ई नॉट सेल, याद रखना, वो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी शो करता है, क्या शो करता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड ना करे, क्लियर, केवल नेचर से मतलब, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। लेकिन जो मास पे डिपेंड करे, क्लियर, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो ये पॉइंट याद रखना। अब इसे एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये नोट पॉइंट में हम यही दिखाने जा रहे थे, यहाँ पे एग्जाम्पल डाल दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे हमारे सामने ये हमारी डेनियल सेल थी, क्लियर बच्चों। डेनियल सेल में क्या था, जिंक सॉलिड और कॉपर एक्वस, क्लियर। ये किस में कन्वर्ट हो गया था, जिंक एक्वस और कॉपर सॉलिड, यही तो था। अब देखो इसके लिए देखो यहाँ पे, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कितना चेंज हो रहा है, तो 0 से +2, चाहे जिस इक्वेशन में देख लो, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, क्लियर अच्छे से, n = 2 हो गया। तो इसके लिए अगर बच्चों हम लोग डेल्टा जी नॉट लिखेंगे तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे n की जगह 2 आ जाएगा, तो -2 इंटू बोलो एन एफ, सॉरी एफ, यहाँ पे 2 इंटू एफ, एन की वैल्यू पुट कर दिया, तो 2f ई नॉट सेल, ये हो जाएगा आंसर। और इसके लिए अगर ई नॉट सेल लिखोगे, इसके लिए अगर ई नॉट सेल लिखोगे, तो हमने पढ़ाया था ई नॉट सेल बोलो क्या होता है, डेनियल सेल का 1.1 वोल्ट, ये हम पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में। तो बच्चों ये सबको समझ में आ गया। तो अब सोच रहे हो कि इसमें नई बात क्या है। अब इसमें अगर हम एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करें, मतलब इसको कैसे समझेंगे, तो अगर ये ऊपर वाली डेनियल सेल की जो इक्वेशन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2 Zn, यहाँ 2 Cu2 प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अभी बताया था, हम लोग टोटल देखते हैं, तो 1 से अगर बोलो 2 हो रहा है, तो 2 से कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 4 हो जाएगा। और 4 होगा तो अब सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये इसका आंसर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा जी नॉट कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे जो डेल्टा जी नॉट होगा वो बोलो -4 इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल हो जाएगा। आई बात समझ में। देखो ये क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, चेंज हो गई, 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे बच्चों अगर कोई ई नॉट सेल पूछेगा तो ई नॉट सेल चाहे जो कर दो अभी भी 1.1 वोल्ट ही रहेगा,
क्लियर, ये समझाना था अच्छे से, तो ये बातें याद रखना, ठीक है। न्यूमेरिकल में ऐसा कर सकता है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है इससे बेस्ट, ठीक है। तो ये अच्छे से क्लियर कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो हम लोग एक लास्ट रिलेशन देखते हैं यहाँ पे, है ना, डेल्टा जी नॉट एंड के सी में बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो इसके लिए फर्दर जो है इक्वेशन पहले देखो, ये हमारे सामने डेल्टा, ये इक्वेशन जो है इसकी इक्वेशन लिखो, माइनस बोलो क्या हो जाएगा, एन एफ इंटू ई नॉट, ये आया था अभी, इसको भी हमने बोलो कैलकुलेट किया। अब देखो ई नॉट सेल, तो अभी पीछे जाओ तो हमने ई नॉट सेल और केसी में एक रिलेशन पढ़ाया था, वो कौन सा रिलेशन था बच्चों, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ये सबको समझ में आ गया था, यहाँ पे क्या हो जाता आर टी एन एफ और यहाँ पे एल एन के सी, ये रिलेशन अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं पीछे, यहाँ एल एन के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब बच्चों यही यहाँ पे पुट कर दो, क्लियर। तो यहाँ पे पुट करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू, यहाँ क्या हो जाएगा आर टी एन एफ इंटू एल एन के सी, यही तो हो जाएगा। तो एन एफ से एन एफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो सबको समझ में आ गया क्या रिलेशन आया यहाँ पे, बोलो माइनस आर टी बचा यहाँ पे, क्लियर, एल एन, ये रिलेशन निकल के आया, क्लियर बच्चों। एल एन को क्या लिख दोगे, तो ये नेचुरल लॉगरिथम है, तो 2.303, बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.303 आर टी लॉग कैसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बातें अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। अब बच्चों यहाँ पे चार चीजें हमने पढ़ा अच्छे से, नस्ट इक्वेशन पढ़ा, फिर हमने नस्ट इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से इक्वेशन बनाया, और उसके बाद में हमने बोलो गिब्स फ्री एनर्जी और इनर्ट सेल में एक इक्वेशन बनाया, और ये बस इतना सिंपल सा है, क्लियर। एक बार अच्छे से इसको पूरा रिवाइज करके सादे पेज में अच्छे से पूरा लिख के प्रैक्टिस कर लो, सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आज हम लोग जो है पूरी तरह से गैल्वेनिक सेल के बारे में कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। तो ये जो भी सारा था सब गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड था, ठीक है। सब अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। आज हम लोग अब दूसरी सेल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मुश्किल से 15-20 मिनट का टॉपिक है, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आज हम लोग अच्छे से देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब करंट और लिसिस मतलब तोड़ना, ब्रेक करना, मतलब किसी को करंट के द्वारा ब्रेक करना। और यहाँ पे क्या ब्रेक करेंगे, एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रो जो लाइट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट है ना, जैसे NaCl यूज किया है, कॉपर सल्फेट यूज किया है, तो ये जो है ये इलेक्ट्रोलाइट है, इन्हीं को करंट के थ्रू ब्रेक करना इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ electrolyte with the help of current is called electrolysis। क्लियर बच्चों। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस हम किसका कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट का। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, याद रखना बच्चों, हम लोग हमेशा इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे या तो हम लोग मोल्टेन या फ्यूज स्टेट में लेंगे, और या तो एक्वस फॉर्म में लेंगे, ये दोनों। तभी बच्चों जाहिर सी बात है, अगर एक्वस फॉर्म होगा या मोल्टेन या फ्यूज फॉर्म होगा तभी रिएक्शन होगी, क्लियर है ना। सॉलिड फॉर्म में तो कुछ होगा नहीं वहां पे। तो यहाँ पे मोल्टेन या फ्यूज का मतलब क्या हुआ कि जब हाई टेम्परेचर करके उसको मेल्ट कर देंगे, क्लियर, तो उसको बोलते हैं मोल्टेन या फ्यूज स्टेट। और एक्वस फॉर्म का मतलब क्या हुआ, वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। अच्छा, पहले वाले केस में जब मोल्टेन या फ्यूज स्टेट लेंगे तो केवल हम लोग जो लेंगे वही के आयन प्रेजेंट होंगे, मतलब जैसे हमने NaCl लिया है तो यहाँ पे N+Cl- के आयन से प्रेजेंट होंगे, क्लियर। और जब एक्वस फॉर्म की बात करेंगे तो इसमें बच्चों
जैसे हमने NaCl एक्वस NaCl ले लिया तो इसमें N प्लस Cl माइनस तो होंगे, उसके अलावा H प्लस और OH माइनस भी होंगे। क्लियर? ये बातें हमने अभी चर्चा की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है ना। तो ये बातें याद रखना, ये बेसिक चीज है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। क्लियर? चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने शुरुआत की क्लास में ही जो डिफरेंस में करके समझा दिया था यहाँ पे कई सारे पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट हमने क्या समझाया था यहाँ पे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसका काम क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे करके हम लोग कोई केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे क्या पढ़ाया था कि इसके केस में डेल्टा जी क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग तीसरा हमने क्या लिखाया था कि नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। और चौथा पॉइंट यहाँ पे एक और ऐड कर लो जो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चों डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। देखो वहां पे गैल्वेनिक सेल में हमने क्या बताया था, इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोलो डिफरेंट कंटेनर में हो रहा था, जबकि यहाँ पे क्या होगा, सेम कंटेनर में होगा। किसमें होगा, सेम कंटेनर। क्लियर? एक ही कंटेनर लेंगे, उसी में ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग जब गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे तो वहां पे इलेक्ट्रोड बोलो डिफरेंट डिफरेंट यूज किया था। यहाँ पे बच्चों एक ही टाइप का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मान लो कॉपर का एनालिसिस कर रहे हैं, कॉपर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉपर का ही एनोड लेंगे और कॉपर का ही क्या लेंगे, कैथोड लेंगे। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये बातें ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रोड की बात हो गई, तो इलेक्ट्रोड के बारे में भी यहाँ पे एक नोट पॉइंट डाल के अच्छे से समझ लेंगे। बच्चों यहाँ जो इलेक्ट्रोड यूज होगा वो दो टाइप का हो सकता है, या तो इनर्ट हो सकता है या तो एक्टिव हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, इनर्ट हो सकता है या तो एक्टिव हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, इनर्ट इलेक्ट्रोड है ना। कभी भी अगर हम लोग प्लेटिनम या गोल्ड ले लिए बच्चों, प्लेटिनम या गोल्ड, ठीक है, तो ये प्लेटिनम या गोल्ड का जो इलेक्ट्रोड होता है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। क्लियर? एज अ केवल इलेक्ट्रोड काम करे बस। क्लियर? रिएक्शन में उससे कोई मतलब ना हो, उसको इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जबकि जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, जैसे इसमें हमने क्या ले लिया बच्चों, कॉपर ले लिया, जिंक ले लिया, ये सब एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं। ये क्या करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे दो टाइप के इलेक्ट्रोड होंगे। क्लियर? अब यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो अच्छे से। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या सिखाया कि दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होंगे। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज जो हमारे लेवल से यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, वहाँ पे दो टाइप से यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करते हैं, है ना, जिसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट से ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट, यहाँ पे हम लोग जो है प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज करते हैं। जैसे हमें अगर कॉपर मेटल को प्यूरिफाई करना है, तब भी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करेंगे। और उस यहाँ पे जो जब प्यूरिफिकेशन आ जाएगा बच्चों, तो उसको एक नया नाम देंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या देंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, तो यही दो काम यहाँ पे होता है। अब दोनों को हम लोग वन बाय वन समझते हैं। जैसे हमने सबसे पहले एग्जाम्पल लेके समझाया कि जैसे हमें हाईली रिएक्टिव मेटल को ऑब्टेन करना है, जैसे हम यहाँ पे मोल्टेन NaCl ले लिया। अब समझ गए मोल्टेन का मतलब क्या हुआ, मेल्ट कर देंगे, है ना। और मेल्ट करेंगे तो यहाँ पे केवल और केवल किसके बोलो बच्चों आयन प्रेजेंट होंगे, जिस जो लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ N प्लस और Cl माइनस ही होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से हमको सोडियम ऑब्टेन करना है। क्लियर? यही हमारा क्या है, एम है। अब देखते हैं ये पूरा कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और कैसे ये ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहला काम देखो बहुत आसान है। हम लोग यहाँ पे एक कंटेनर बना लिया। क्लियर? ये हमारे सामने कंटेनर हो गया। अब इस कंटेनर में हमने ये आयंस डाल दिए हैं, तो इस कंटेनर में Na प्लस और Cl माइनस किस फॉर्म में है, मोल्टेन स्टेट में है। क्लियर? अब इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड डाल दिया, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, दो इलेक्ट्रोड डाल दिया। बच्चों समझना अच्छे से, ये इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के बने हैं। ये क्या है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है ना, प्लेटिनम की मान लो रॉड है। दोनों सेम होंगे, अभी पढ़ाया कि इलेक्ट्रोड यहाँ पे सेम लेते हैं। ठीक है,
अब दूसरा काम, पहला तो हमने क्या लिया, इसमें सॉल्यूशन फिल कर दिया जिसका हमें इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। दूसरा, हमने यहाँ प्लेटिनम की रॉड डाल दी। अब तीसरा बच्चों, ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रोड है, इसको हम लोग चूंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके सारा काम करेंगे, है ना, तो एक्सटर्नल सोर्स से इसको बैटरी से जोड़ देंगे तो करंट यहाँ पे आने लगेगा, तो इसको बैटरी से जोड़ेंगे। अब देखो बैटरी से कैसे जोड़ेंगे समझना। यहाँ पे बच्चों जो यहाँ पे अभी भी ये कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है, और ये कहाँ पे है, राइट साइड में है ना। और लेफ्ट साइड में होता कौन है, एनोड, और राइट साइड में कौन होता है, कैथोड होता है। लेकिन यहाँ पे और एनोड पे हमने बताया था ये चीज कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा याद कर लो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। इतनी बातें तो बिल्कुल कॉमन है, बस यहाँ डिफरेंट क्या हो जाता है बच्चों, क्या एनोड से हो जाता है, अभी तक हम लोग गैल्वेनिक सेल में पढ़े कि एनोड क्या था, निगेटिव चार्ज था, यहाँ एनोड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जबकि कैथोड यहाँ पे बच्चों क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। इतना चेंज आता है बस। और ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन समझ लो। यहाँ पे क्या होगा, इस वाले को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो यहाँ पे कौन सा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और इस वाले को हम लोग किससे जोड़ते हैं बच्चों, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। सबको क्लियर है अच्छे से, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ कंस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। सिंपली हमने इलेक्ट्रोड और बोलो दो इलेक्ट्रोड ले लिया, एनोड कैथोड, और ये सारी चीजें हो गई। अब देखो यहाँ पे कैसे कौन सी रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो ऐड कैथोड, कैथोड पे क्या हो समझो अच्छे से। अब देखो बर्तन में हमारे पास क्या है, Na+ है, Cl-। तो कैथोड पे कौन जाएगा बच्चों, सबको पता है कैथोड पे कैटायन जाएगा। कौन जाएगा, कैटायन। अब ये कैटायन गया, और यहाँ पे देखो अभी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ाए, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस भी कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, कि जब यहाँ पे कोई सिंगल कैटायन है तो कोई कंपटीशन होने का चांस ही नहीं, तो कैथोड से वही चला जाएगा। कंपटीशन तो तब होगा जब यहाँ पे एक से ज्यादा लोग होंगे, क्लियर, तो वो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, सिंपली सोडियम है, अब ये चला जाएगा, और ये क्या करेगा यहाँ पे, तो सबको पता चल गया, जो Na+ है कैथोड पे गया, कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन होना है। रिडक्शन का मतलब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, बोलो क्या, इस फॉर्म में ऑक्टेंट हो जाएगा, सोडियम सॉलिड के फॉर्म में, है ना। और यही मुझे ऑक्टेंट हो गया, यही काम था। ये हाईली रिएक्टिव मेटल था, ये नॉर्मल तरीके से ऑक्टेंट नहीं हो रहा था, इस तरह से मैं कैथोड पे ऑक्टेंट हो गया, क्लियर। अच्छा अब दूसरा कर लो, हम लोग एनोड पे भी देख लेते हैं क्या मिल रहा है, एट एनोड। अब एनोड पे देखो, एनोड पे कौन चला गया, एनायन चला गया, है ना। तो एनायन गया, अब यहाँ पे क्या होगा, एट बोलो एनोड, अच्छा लिख दिए है एट एनोड। देखो एनोड पे कौन गया, तो यहाँ पे क्लोरीन गया, Cl-। अब इसने क्या किया, तो एनोड पे बच्चों क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ठीक है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, बोलो Cl के फॉर्म में आ गया, है ना। और हमेशा याद कर लो, गैस हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग इस तरह से लिख देंगे। किसी को कोई दिक्कत, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, क्लोरीन गैस मिल गया, और यहाँ पे हमें सोडियम मेटल मिल गया, है ना। और ये हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट हो गया। यही काम होता है कि लगातार बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ये आयन बोलो इलेक्ट्रिसिटी पास होंगे तो इनका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक हो करके बोलो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे, क्लियर। और रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जा करके जो इनका काम है वो कर देंगे। ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन होता है, सब लोग अच्छे से याद रखना, यही होता है। ये पहला एप्लीकेशन हो गया, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, कि हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटलों या हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरा इसमें देखो बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है ना, प्यूरिफाई करने के लिए, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के नाम से यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, अब देखो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है मेटलों का, है ना। और ये इसका दूसरा एप्लीकेशन हो जाएगा। ये बहुत आसान होता है, इसमें क्या करेंगे, एक्चुअली वहां इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते थे, यहाँ एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो, फर्दर वही काम करेंगे, जैसे हमें एग्जाम्पल ले लिया, कॉपर मेटल को प्यूरिफाई करना है, क्लियर। यहाँ पे कॉपर मेटल इसी को प्यूरिफाई करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबसे पहला काम वही कंटेनर ले लेंगे। अब इस कंटेनर में जिस मेटल को प्यूरिफाई करना होगा उसी का सोल्यूशन लेंगे। तो यहाँ कॉपर को करना है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले लिया,
पहला काम। फिर से दूसरा काम, इलेक्ट्रोड बना देंगे। यहाँ इलेक्ट्रोड एक्टिव वाला यूज करेंगे, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कापर सल्फेट है, कापर का करना है तो कापर का ही बना होगा, क्लियर, उसी को बोलेंगे। तो और यहाँ पे बच्चों ये क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। बाकी कहानी सेम है, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहीं पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और इसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। बाकी सारी कहानी सबको समझ में आ गई। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ निगेटिव चार्ज हो गया, क्लियर। चलो अब यहाँ पे देखो फिर क्या होगा, हमने एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एनोड वाला है ना, एनोड पे हमने जो हमेशा याद रखना इम्प्योर मेटल वाला लेंगे, इम्प्योर कॉपर लिया है ना, और कैथोड पे हमेशा प्योर कॉपर लेंगे। जो इलेक्ट्रोड बना होगा ये इम्प्योर कॉपर का बना होगा, जिसका हमें प्यूरिफिकेशन करना है, और ये प्योर वाला होगा, क्लियर। तो प्योर कॉपर, आप सोच रहे होंगे कि मेटलर्जी में प्यूरिफिकेशन कॉपर मेटल का ही करते हैं, तो ये प्योर कॉपर, अरे जैसे हम लोग क्या करते हैं, दूध से दही बनाते हैं तो थोड़ा बहुत दही दूध में डालना पड़ता है ना, ऐसे सिंपल सा। एक हमारे पास में कॉपर का क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड प्योर वाला लेना पड़ेगा, और इस इम्प्योर वाले से अब ये पूरा इम्प्योर भी प्योर में चेंज हो जाएगा उसकी सहायता से, यही काम होता है, क्लियर। चलो अब यहाँ इम्प्योर कॉपर होगा, देखो रिएक्शन कैसे होगी, अब समझो अच्छे से कि ऐड कैथोड, सबसे पहले ऐड एनोड देख लो, एनोड पे क्या होगा। एनोड पे देखो सबसे पहले ये हमारे पास जो कॉपर सॉलिड फॉर्म में है, ये लगातार यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, सबको पता है, तो ऑक्सीडेशन होगा तो ये लगातार कॉपर आयन के फॉर्म में बर्तन में भी आता रहेगा, क्लियर। बर्तन में पहले ही कॉपर आयन और सल्फेट आयन है, लेकिन इसके अलावा लगातार बोलो यहाँ पे क्या होगा, चूंकि ऑक्सीडेशन होता है तो ये कॉपर आयन के फॉर्म में बर्तन में आता रहेगा, क्लियर बच्चों। और यहाँ से क्या, जब इस बात ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्लियर। तो यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करते हुए कहाँ पे पहुंच जाएंगे, कैथोड पे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, कैथोड पे आ गए, ठीक है। तो एनोड पे देखो क्या हुआ, ध्यान से देखो, कॉपर सॉलिड था, है ना, इसका ऑक्सीडेशन हो गया और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, यही तो रिएक्शन हुई। अब देखो यहाँ कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पे क्या हुआ, जो दोनों इलेक्ट्रॉन आए है ना, यहाँ पे क्या हुआ, और इधर बर्तन के जो आयन थे ये आयन इस पे गए और दोनों इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिए। ध्यान से समझो, यहाँ पे बोलो इस पे गए और दोनों आयन इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया और यहाँ पे डिपोजिट हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर आयन ने क्या कर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन रिसीव करके रिड्यूस हो गया, ये कॉपर सॉलिड के फॉर्म में। कहानी समझ में आई, यहाँ पे जाके हो गया। और अब यहाँ पे जो कॉपर डिपॉजिट हुआ है ये प्योर होगा, ये क्या होगा, प्योर होगा। तो देखो यहाँ इम्प्योर वाला जो था पूरी की पूरी क्या होगी, लगातार प्योर में कन्वर्ट होता रहेगा, ये डिसॉल्व होगा, यहाँ डिपॉजिट होगा और लगातार यहाँ से क्या होगा, प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। और जो एनोड पे यहाँ पे इम्प्योरिटी रहेगी वो नीचे जा करके यहाँ पे एनोडिक मड के रूप में, यहाँ पे एनोडिक मड के रूप में डिपॉजिट हो जाएगी और यहाँ प्यूरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। ये होता है बच्चों बेसिक, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों यहाँ पे 2 टॉपिक और बचता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एनसीईआरटी में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअली वो क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहा है। क्वालिटेटिव का मतलब कि हमारे पास में इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो कौन कैटायन पे ऑप्टेंट होगा और कौन एनायन पे होगा, है ना, उसका नेचर मतलब कैसा होगा। और दूसरा हम लोग इसी में पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, क्लियर, कि कितने अमाउंट में डिपॉजिट होगा, क्लियर। तो ये 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और क्वालिटेटिव वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। है ना, इसको समझ लेना, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। और इसके लिए हमने बोलो क्या पढ़ाया था, अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कर रहे थे ना, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अभी पढ़ा के आए अच्छे से, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना, दूसरे लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाया था, वहां से हमने सिखा दिया था। एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं एग्जाम्पल बता करके। जैसे हमने बच्चों यहाँ पे ले लिया एक्वस KCl, ठीक है। अब यहाँ एक्वस लेंगे, समझ गए होंगे कि यहाँ पे बोलो क्या होगा, K+ और Cl- के साथ साथ
H प्लस और OH माइनस भी होगा। ठीक है, सब लोग समझ गए। अभी सिंपली मोल्टेन या फ्यूज लेते तो यही होता, वहां पे कोई कंपटीशन की जरूरत नहीं है, पूरा आसानी से कर लेते। यहाँ कंपटीशन हो जाएगा। अब कंपटीशन के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पास जाना पड़ेगा। क्लियर? ये आसान सा होता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इसके लिए हमने 2 पॉइंट वहां पे पढ़ाया था, दोनों पॉइंट को अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। पहला मैंने पढ़ाया था सबसे पहले कैटायन। अब कैटायन में कंपटीशन होगा, है ना, तो इसके रिएक्शन के लिए ऐड कैथोड, कैथोड पे कौन सा कैटायन जाएगा। क्लियर? तो इसके लिए क्या होगा, तो हमने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, यहीं पे तो हमने कहा था 4 एप्लीकेशन पढ़ाया था, तो चौथे एप्लीकेशन में कहा था जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बोलो ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे हो, बिलो हो, है ना, उस वो जाएगा। हमारे पास कंपेयर कर लो, अब पोटेशियम और हाइड्रोजन को कंपेयर कर लो, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोटेशियम क्या होता है, ऊपर होता है, याद करो, लेकर, है ना, और हाइड्रोजन नीचे होता है, तो कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, तो ये हाइड्रोजन चला गया। क्लियर? और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और बच्चों क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। ये मिल गया हमें कैथोड पे, है ना। एट एनोड, एनोड पे देख लो, अब एनोड पे एनाइन की बात आएगी। अब एनाइन में कौन जाएगा, तो हमने कहा था, याद कर लो, जिसके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम होंगे। इसको अच्छे से बढ़िया से याद कर लो, लिख लो अच्छे से, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम होंगे, इससे आसान तरीके से कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम होंगे, और उसका रीजन भी मैंने पढ़ाया था। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एनोड पे क्या होना होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर? ऑक्सीडेशन उन्हीं का होगा जिसके पास ऑक्सीजन कम होंगे, तो कौन जाएगा यहाँ पे, बोलो, जिसके पास ऑक्सीजन कम होंगे। और इसका बच्चों एक एक्सेप्शन याद रखना, फ्लोरीन, एक्सेप्ट फ्लोरीन। क्लियर? ये थोड़ा सा एक्सेप्शन केस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ कौन जाएगा, OH, और ये इसके पास ऑक्सीजन नहीं तो क्लोरीन चला जाएगा। कौन चला जाएगा, क्लोरीन। अब इसका क्या यहाँ पे होगा, बोलो बच्चों, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया Cl में। क्लियर? और बैलेंस करने के लिए कर देंगे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लॉस कर दिया, और हमें क्या मिल गया, क्लोरीन गैस मिल गया। ये सिंपल सा होता है। खूब सारे यहाँ पे सारी चीजें होके खूब सारे क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करके इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बना लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बस। ये लास्ट टॉपिक है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बच्चों ये कैसे करेंगे, तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दिया था बाय माइकल फैराडे के द्वारा, याद रखना, है ना। फैराडे साहब ने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में 2 लॉज दिए थे। एक इनका देखो, पहला लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ, वो देख लो। देखो पहले लॉ में इन्होंने क्या कहा था, समझ लो अच्छे से। इन्होंने कहा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance deposited, amount of substance deposited or करके वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व एट एनी इलेक्ट्रोड। देखो आसान शब्दों में समझो, इन्होंने कहा कि जो बोलो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा। क्लियर? जैसे अभी हमने देखा था कि बोलो प्यूरिफिकेशन में सोडियम जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा था, तो उसका जो अमाउंट होगा, या मान लो हमने देखा एनोड पे जो क्लोरीन गैस मिल रही थी, वो जो वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व हो रही थी, है ना। तो चाहे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट की बात कर लो या वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व की बात कर लो, क्लियर, एट एनी इलेक्ट्रोड, वो जो होता है इज डायरेक्टली proportional to amount of charge passed। बहुत आसान है, कितने अमाउंट में चार्ज पास करेंगे, मतलब ये सिंपल भाषा में क्या कह रहा है कि यहाँ पे W मतलब वेट, जो डिपॉजिट होगा वो चार्ज के डायरेक्टली होगा। क्लियर? जितना ज्यादा बोलो चार्ज पास करेंगे उतना ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा। ये W क्या है बच्चों, यहाँ पे वेट। क्लियर? अब इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो बच्चों यहाँ जेड आता है, कांस्टेंट क्या आ जाता है, जेड। और ये प्यारी सी इक्वेशन यहाँ पे फार्मूला बन गया, W इज इक्वल टू जेड। क्यों? ये जेड क्या है, ये कांस्टेंट है, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के नाम से जाना जाता है
कांस्टेंट होता है ना। अब यहाँ क्यू क्या है, तो क्यू सबको पता है, क्यू चार्ज मतलब आई टी, पढ़ के आए हो ना, तो Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल सकते हो W इज इक्वल टू जेड आई टी। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ और उसका फार्मूला हुआ। सबको क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ में इन्होंने क्या कहा था, सेकेंड लॉ में दूसरे लॉ में कहा था कि इन्होंने कहा अगर हमारे सामने कई सारे इलेक्ट्रोड हों, क्लियर, और सब में सेम क्वांटिटी में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो वहां पे जो डिपोजिशन होगा वो क्या होगा, तो बच्चों वहां पे जो डिपोजिशन होता है वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली होता है। ये बहुत आसान इन्होंने कहा था कि अगर हमारे सामने डिफरेंट इलेक्ट्रोड हो उसमें सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वहां पे जो डिपोजिशन होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो वेट जो होगा इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना इसको, ठीक है, बस यही इन्होंने कहा था, है ना। अब जैसे हमारे पास में मान लो ए और बी है, तो यहाँ पे वेट डिपोजिटेड, ठीक है, वेट या ऐसे सिंपल सा लैंग्वेज में लिख लो, वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ बी, है ना, डिपोजिट एट कैथोड, डिपोजिट एट कैथोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, है ना, ए का अपॉन इक्विवेलेंट वेट बी का। ऐसे जितने होंगे सबके लिए हम लोग बना सकते हैं, ये बहुत आसान होता है, ठीक है। तो वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, ये इन्होंने कहा था। तो ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बच्चों एक नोट पॉइंट डाल के हम लोग समझेंगे अच्छे से, एक ब्रह्मास्त्र फिर से देने जा रहे हैं, याद रखना, नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, बस सब कुछ भूल जाना, ये मत भूलना। नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्लियर। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, तो अगेन हम लोग, है ना, 11th में पढ़ के आए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, यही साइड में लिख दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, क्लियर। फार्मूला क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर, क्लियर। ये सारी चीज 11th में हो चुकी है, नहीं याद है तो बस केवल फार्मूले याद कर लो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना, और इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट, एटम होगा तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर। और ये बैलेंस फैक्टर क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पे बस इतना याद रखना, बैलेंस फैक्टर जो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। बैलेंस फैक्टर अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग तरीके से निकालते हैं, यहाँ पे याद कर लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से हम लोग बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, क्लियर। तो ये आसान सा होता है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और यहाँ पे इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, है ना, नंबर ऑफ फैराडे की जगह Q अपॉन 96500, ये वैल्यू याद रखना है बच्चों। हमने बताया था 96500 फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं, क्लियर। एक्चुअली ये क्या होता है, तो याद कर लो, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻90। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो एक मोल मतलब 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू होती है एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्लियर। तो ये इसी को हम लोग फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो Q अपॉन 96500 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर दोगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पे इक्विवेलेंट को हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इक्विवेलेंट वेट को यहाँ पे कर सकते हो, क्यों यहाँ ला सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो बच्चों ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे हो गया इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 और इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, वेट अपॉन Q हो गया। और यही तो बच्चों अभी पढ़ाया था पहला ला, जेड इज इक्वल टू क्या होता है ना, पहले ला में हमने पढ़ा था ना, वेट इज इक्वल टू जेड क्यू, तो यहाँ से जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन क्यू, है ना। तो वेट अपॉन क्यू की का जेड कर सकते हैं, और यहाँ से जेड भले ही कांस्टेंट होता है लेकिन कभी कभी जेड फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है, तो आराम से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, इन सारी चीजों को याद रखना अच्छे से, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों, ले लो स्क्रीनशॉट।